ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार क्यों कहा है कि भारतीय सैनिकों को भेज दो रूस में? जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं रूस के राजदूत ने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है कि अब भारत और रूस के ऊपर बाहरी शक्तियों का असर नहीं होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के दूतावास में काउंसलर और उप प्रमुख रोमन बाबुस्किन ने कहा है कि भारत और रूस ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 26% पारस्परिक टैरिफ जैसे नकारात्मक बाहरी कारकों के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित कर ली है। ये बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को दुनिया भर के देशों पर व्यापक टैरिफ की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया, जो ट्रंप के निष्पक्षता और पारस्परिकता पर आधारित नई व्यापार नीति का हिस्सा है। इस नीति के तहत अमेरिका ने विभिन्न देशों पर अलग अलग दरों में टैरिफ लगाए, जैसे चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और वियतनाम पर 46%। बाबुस्किन ने एनआई से बातचीत में कहा कि रूस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें अपने संबंधों को लेकर कोई डर नहीं है। भू राजनीतिक तनाव और इन संबंधों को बिगाड़ने की जानबूझकर कोशिशों के बावजूद हमने इन्हें बनाए रखा है। नकारात्मक बाहरी कारकों के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित की है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध आगे बढ़ते रहेंगे, जो देशों के लिए फायदेमंद होंगे। यह बयान भारत रूस संबंधों की मजबूती को दिखलाता है, खासकर तब जब वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मची हुई है। साल 2025 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार $65 बिलियन को पार कर चुका है, जिसमें रूसी तेल और उर्वरक का बड़ा योगदान है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद रूस का मानना है कि उसका भारत के साथ रिश्ता अडिग रहेगा। इस संदर्भ को समझने के लिए हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का उदाहरण ले सकते हैं। जब सोवियत संघ ने भारत का मजबूती से साथ दिया था, उस समय भारत बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सोवियत संघ ने अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके रोक दिया। सोवियत संघ ने न केवल कूटनीतिक समर्थन दिया, बल्कि भारत को सैन्य सहायता भी प्रदान की। उस समय अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश की थी, जिसमें व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी भी शामिल थी। लेकिन सोवियत संघ के साथ भारत के मजबूत संबंधों ने इन बाहरी दबावों को नाकाम कर दिया। ये उदाहरण दिखलाता है कि भारत और रूस पहले भी नकारात्मक बाहरी कारकों का सामना कर चुके हैं और अपनी साझेदारी को बनाए रखा है। 1971 में सोवियत समर्थन ने भारत को न केवल युद्ध जीतने में मदद की, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उसकी स्थिति को मजबूत किया। साल 2025 में भारत और रूस के बीच संबंध कई क्षेत्रों में मजबूत हुए। रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, खास करके 2022 के यूक्रेन संकट के बाद, जब भारत ने रूसी तेल को रियायती दरों पर खरीदा। दोनों देशों ने भुगतान के लिए रुपए रूबल तंत्र को विकसित किया, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कम हुआ। इसके अलावा रक्षा सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी ने इन संबंधों को और गहरा किया। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ सकता है, खास करके निर्यात पर, लेकिन बाबुस्किन का बयान इस बात का संकेत है कि रूस भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रतिरक्षा दोनों देशों की उस क्षमता को दिखलाता है जो उन्होंने दशकों के सहयोग से हासिल की है। रूस और भारत के बीच ये साझेदारी वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक स्थिरता का प्रतीक है। 1971 के युद्ध में सोवियत समर्थन की तरह आज भी दोनों देश बाहरी दबावों का नजरअंदाज कर अपने हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ जैसे नकारात्मक कारक भारत रूस व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन दोनों देशों ने ऐसी चुनौतियों से निपटने की प्रतिरक्षा विकसित कर ली है। ये संबंध न केवल आर्थिक लाभ के लिए, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। खैर, जहां एक तरफ इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं कि भारत और रूस साथ मिलकर कई चीजें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने एक विशेष साक्षात्कार में सुझाव दिया है कि भारत यूक्रेन में रूस के साथ संभावित संघर्ष विराम को लागू करने के लिए सैनिक भेज सकता है। उनका मानना है कि भारत के सैन्य मौजूदगी रूस की आक्रामकता को रोकने में एक मजबूत निवारक की भूमिका निभा सकता है। ये भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का प्रतीक होगा। एबोट ने ये कहा कि भारत के पास रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध है। भारतीय सेना एक अत्यधिक सक्षम और व्यापक रूप से सम्मानित बहुत पेशेवर सशस्त्र बल है, जो भविष्य में किसी भी रूसी हमले का प्रभावी ढंग से विरोध करने में सक्षम होगी। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष विराम रेखा
रेखा पर भारतीय सैनिकों की पर्याप्त मौजूदगी ये सुनिश्चित करेगी कि रूस यूक्रेन पर दोबारा हमला न करे। भारत के पास न केवल शक्तिशाली पारंपरिक सशस्त्र बल है, बल्कि ये एक परमाणु शक्ति है। यह सोचना है कि भारत राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु धमकियों से डर जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये सच है। एबोट ने भारत को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में भी देखा है, जो अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली सेना और परमाणु निवारक क्षमता के कारण इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। ये सुझाव रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आया है, जो 2022 से चल रहा है और जिसमें भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान हुआ है। एबोट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की प्रशंसा की और कहा कि संघर्ष विराम उचित, सार्थक और अस्थायी होना चाहिए, न कि रूस को फिर से हथियार जमा करने का मौका देना चाहिए। इस प्रस्ताव को समझने के लिए हम 1999 के कोसोवो संकट का उदाहरण ले सकते हैं, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान दिया था। कोसोवो में युगोस्लाविया के विघटन के बाद नाटो ने सर्बिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए यूएन मिन्क यानी कि यूनाइटेड नेशंस अंतरिम एडमिनिस्ट्रेशन मिशन शुरू किया। भारत के इस मिशन में शांति सैनिक भेजे, जो कोसोवो में स्थिरता लाने और नागरिक की सुरक्षा में शामिल हुए। भारतीय सैनिकों ने वहां न केवल संघर्ष विराम को लागू करने में मदद की, बल्कि स्थानीय आबादी के साथ विश्वास भी बनाया। उनकी पेशेवरता और निष्पक्षता की वजह से उन्हें व्यापक सम्मान मिला। ये उदाहरण दिखलाता है कि भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय संकटों में शांति स्थापना का अनुभव और क्षमता है। कोसोवो में भारत की भूमिका ने ये भी दिखाया कि वो बड़े वैश्विक मंच पर जिम्मेदारी ले सकता है, जैसा कि एबोट ने यूक्रेन के लिए सुझाया है। 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे साल में है। दोनों पक्षों में भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी देशों से समर्थन ले रहा है। हालांकि अमेरिका ने हाल ही में अपनी सैन्य सहायता को पॉज और रिव्यू पर डाल दिया है, जिससे यूरोपीय देशों ने कोएलिशन ऑफ द विलिंग के तहत शांति सेना की योजना बनाई है। एबोट का मानना है कि भारत इस भूमिका के लिए बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उसके पास तुर्की जैसे देशों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता और सैन्य ताकत है। भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध 1971 की संधि और हाल के तेल व्यापार सहित उसे एक अनूठी स्थिति में रखते हैं। भारत ने यूक्रेन संकट में तटस्थ रुख अपनाया है और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत की है। यदि भारत सैनिक भेजता है तो ये उसकी वैश्विक जिम्मेदारी को बढ़ाने और एक शक्ति संतुलन बनाए रखने का मौका हो सकता है। भारत का रूस के साथ गहरा रक्षा और आर्थिक संबंध है, जिसके कारण यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप रूस को नाराज कर सकता है। साथ ही भारतीय जनता और सरकार इस बात के लिए तैयार करना होगा कि ये कदम जोखिम भरा है। ये कदम भारत को शांति निर्माता के रूप में स्थापित कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा करने नहीं जाएगा। अभी ट्रंप ने टैरिफ तो लगाया, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि इन्होंने रूस के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। कुछ आलोचकों का मानना है कि रूस को टैरिफ से छूट देना ट्रंप की पुतिन के प्रति नरम नीति का संकेत हो सकता है। ट्रंप ने अतीत में रूस के साथ संबंध सुधारने की इच्छा जताई थी और ये कदम उस दिशा में एक संकेत हो सकता है। दूसरी ओर भारत जैसे देश जो अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार करते हैं, टैरिफ के दायरे में आ गए हैं, जो अनुचित देखने को मिल रहा है। रूस का ट्रंप के लिबरेशन टैरिफ सूची से बाहर रहना मौजूदा प्रतिबंधों और कम व्यापार का परिणाम भी है। 1970 के दशक में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ अनाज व्यापार की तरह आज भी अमेरिका रूस के साथ रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को सेना भेजना उचित होगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।